सबसे पहले मैं पाटीदार साहब को, वाइस चांसलर साहब को धन्यवाद देता हूं कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करने के पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसको पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत अच्छे से बताया है। और दूसरा, हमारे साथ गिरीश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट डीन आदेश जी जुड़े हुए हैं, और इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करने वाले धनंजय जी, और विशेष करके मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने वाले जुगल जी और पूरी आपकी टीम, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों के प्रयास से इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को, पेरेंट्स को एक डायरेक्शन मिल सकेगा। और आज की इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी मेरे युवा भाई बहन, उनके पेरेंट्स, और फेसबुक के माध्यम से भी हम लोगों को सुन रहे करीब 50,000 लोगों तक ये वीडियो जा रहा है, तो उन सब लोगों को भी मैं अभिवादन करता हूं। और आज हम लोग बेसिकली धनंजय जी ने मुझे अपने लाइफ एक्सपीरियंस को पहले शेयर करने की बात कही, तो मैं इन ब्रीफ उसे शेयर करना चाहूंगा। आप सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को, लोकल लोगों को पता ही है कि कैसे मेरी जर्नी रही। बाएं गांव में मैं पैदा हुआ और बहुत सारे ऑड्स थे, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे। और हम लोग जैसे गांव में सामान्य बच्चे पैदा होते थे और जैसे पलते बढ़ते थे वैसे ही पले बढ़ा, मैं भी पला बढ़ा। और जब मैं 7 से 8 साल के बीच में था तब मेरे पिताजी का निधन हो गया था, जो कि एक स्कूल टीचर थे, और और मेरी माँ 4th क्लास तक, 4थी क्लास तक मात्र पढ़ी हुई है। और ऐसे सिनारियों में मैं मेहनत करना चालू किया, अपना एक ड्रीम लेकर चला। उसके कारण से रास्ते में कितनी भी समस्याएं आई वो धीरे धीरे करके पार होती गई। सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मैं ऐसी स्कूलों में किया हूँ, जैसे जयमुरा गांव है, आप सब लोग देखे होंगे, वहां मिडिल स्कूल पढ़ा हूँ। जब मिडिल स्कूल हम पढ़ते थे तो खपरेल की छत पानी भर जाता था। मैं हाई स्कूल 9वीं से 12वीं तक नंदिली के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई किया। वहां पे जब हम 12वीं क्लास में पढ़ते थे तो ना हम फिजिक्स के लेक्चरर थे, ना मैथ्स के लेक्चरर थे, न केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, न बायोलॉजी के लेक्चरर थे, ना हिंदी के लेक्चरर थे। केवल एक लेक्चरर थे, वहां अंग्रेजी के। और जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे तो पूरे साल भर में मैथ्स की 4 क्लास हुई थी। इस तरह का सिनारियो था। मैं अपने लाइफ के एक जो चेंजिंग मोमेंट है उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जब मैं करीब 11-12 साल का था, 11 साल के लगभग मेरी एज थी, तब मैं अपने माँ के साथ पेंशन बनवाने के लिए रायगढ़ जाते थे। माँ का पेंशन का प्रकरण नहीं बन पा रहा था, तो पहले हम लोग बीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो ऑफिस होता है, वहां पे जाते थे। वहां पे काम नहीं हो पा रहा था, कई बार हम लोग गए, तो एक दिन वहां के पीयून ने कहा कि तुम जाओ कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर को बताना। तो फिर मैं और माँ गए। उस समय मैं महज 11 साल का था, और कलेक्टर से मैंने प्रॉब्लम बताई, अपनी समस्या बताई। उन्होंने डीओ को बहुत जोर से डांटा और तुरंत हमारा काम हो गया। तब मेरे को लगा भाई ये कलेक्टर तो बड़ा तोप चीज होता है, जो बोलता है लोगों की जो समस्या रहती है तुरंत सॉर्ट आउट हो जाता है। तो उसी समय को एक तरह से एक स्पार्क का मोमेंट था, चिंगारी एक जो पैदा होती है मनोमस्तिष्क में, साइकोलॉजी में, दिमाग में, वो एक मोमेंट था जिसमें मैंने सोचा कि ये कलेक्टर बनना है यार, चाहे जो हो जाए। तो ऐसे सोच के साथ उस समय महज 11 साल का था, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करता रहा हूँ उस समय। तो इस तरह का सिनारियो कई बार लाइफ में होता है। तो उस ड्रीम को लेकर मैं धीरे धीरे चलता रहा। रायगढ़ से भी से हमारे पेरेंट्स हैं, आप सब लोगों को पता है कि पहले बोकरामुंडा वाला पुल बना नहीं था मेरे गांव और रायगढ़ के बीच में। तो हम लोगों को रायगढ़ जाना रहता था। जैसे मैं, भाई आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, मन में तो सोच लिया, अब कैसे बनना है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, किसको पूछना, हर चीजों को जानना है। इसके लिए मन में एक जिज्ञासा रहती थी, उस तरह के लोगों को कोशिश करता था। धीरे से मुझे पता चला मिडिल स्कूल के, भाई एक जीन होता है, जीन होते हैं, उनमें से उसमें से जानकारी पता चलती है। तो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के दिनों में मैं कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण जैसे प्रतियोगी जो पत्रिकाएं होती हैं
उनको मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के समय में मैं खोजना चालू कर दिया। बहुत पहले की बात है, उस समय बहुत रेयर चीजें होती थी ये सब चीज। तो मैं रायगढ़ जाने के लिए गांव से निकलते थे हम लोग, चपले रॉबर्टसन तक आते थे बस से, वहां से फिर ट्रेन पकड़ते थे, लोकल ट्रेन से रायगढ़ जाते थे, और रात तक फिर ट्रेन पकड़ के वापस चपले और फिर गांव आ पाते थे। रायगढ़, आज जो मेरे गांव से रायगढ़ जाने में करीब 25 मिनट का समय लगता है, रायगढ़ जाने और आने में करीब सुबह से निकल के रात भर तक का समय लगता था। ऐसा सिनारियो हुआ करता था। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो रायगढ़ का है, उसके सामने में एक ठेला लगता था, उसमें वो मैगजीन बेचता था। तो वहां पे जाकर मैं मैगजीन खरीदता था, सिंधु बुक डिपो, न्यू बुक डिपो, इनमें से कुछ चीजें मैं लेता था और उसको लेकर के मैं आता था और उसमें पढ़ता था कि क्या होता है, कैसे होता है। टॉपर्स के उसमें इंटरव्यू होते थे, तो सारे टॉपर्स के इंटरव्यू में पढ़ता था कि कैसे उनकी जर्नी रही, ये सब चीजें। तो मैं उस जो ड्रीम मैंने 11 साल की उम्र में एक देखा, एक सपना एक लेकर जो मैं चला, एक चिंगारी जो मेरे मनोमस्तिष्क में पैदा हुई, उस सपने को लेकर मैं चलता रहा, जीता रहा, उसके लिए संघर्ष करता रहा। 12th क्लास तक मैं गांव की स्कूलों में पढ़ाई किया। 12th क्लास के बाद मेरा बिट्स पिलानी में सिलेक्शन था, बट मुझे लगा कि मुझे आईएएस करना है, इंजीनियरिंग नहीं करनी है, क्लियरिटी ऑफ माइंड थी। तो मैंने तय किया कि भाई मुझे बिट्स पिलानी नहीं जाना है, और मैंने फिर नॉर्मल प्लेन ग्रेजुएशन किया। और जिस दिन 12वीं पास हुआ, मैं उसके नेक्स्ट डे से आईएएस की प्योर प्रोफेशनल तैयारी मैंने चालू कर दी। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जितने जितने बेस्ट बुक्स होते हैं उनको मैं खोजने की कोशिश किया। मैं पहले आया, भिलाई में ग्रेजुएशन करता था, नाम मात्र का मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में। मेरा मेन फोकस आईएएस की एग्जाम में रहता था फर्स्ट ईयर से ही, और पूरा मतलब मैं साल के 11 महीने में आईएएस की तैयारी को ही फोकस करता था। मैं किताब खोजने की मैं बात बताऊं, आईएएस के लिए जो किताबों की लिस्ट बनाई मैंने, किन किताबों की जरूरत होती है, इंटरव्यू करके किसी से कोई बनाई, और करीब 50 किताबों की लिस्ट थी। उन किताबों को खोजने के लिए जब मैं भिलाई में निकला, तो चाहे मार्केट की बात, मार्केट में तिवारी बुक डिपो है या ए मार्केट में अनिल बुक डिपो है, इन सब किताब दुकानों में मुझे 50 किताब किताब दुकानों को छान मारा, मुझे कोई किताब ढंग से मिल ही नहीं पाई। इस तरह का सिनारियो था। फिर मैं फर्स्ट ईयर में ही जब था, तो मैंने तय किया किताब इधर मिल ही नहीं रही है, और सारे मैगजीन में आईएएस के कोचिंग के बारे में सब लिखा रहता था। तो मुझे लगा कि फर्स्ट ईयर में ही मैं सोचा कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि मेरा ड्रीम है आईएएस बनना। जहाँ होती है लाल बहादुर नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में, वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ट्रेनिंग कहाँ होती है, कैसी होती है। सब भिलाई से निकला, दिल्ली गया ट्रेन से, दिल्ली से ट्रेन से जा करके फिर बस से देहरादून गए, देहरादून से फिर मसूरी पहुंचे। मसूरी जब मैं पहुंचा लबासना की गेट पर, तो मुझे गार्ड ने वहां पे अंदर घुसने से मना कर दिया। उसने बोला कि तुम नहीं जा सकते अंदर। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं इतने दूर चल के आया, मुझे अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मन में मैंने वहीं पे प्रतिज्ञा लिया, प्रण लिया, एक संकल्प लिया कि मैं यहाँ पे आऊंगा और एक दिन यही गार्ड मुझे सैल्यूट करके अंदर दरवाजा खोलेगा। इस तरह के संकल्प के साथ मैं मसूरी से वापस आया, बिना लबासना की गेट पे ही अपना फोटो खिंचाया, और मैं वापस आया दिल्ली। और दिल्ली में मैं किताब दुकान पहुंचा, कुमार बुक डिपो है, आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, राजेंद्र नगर में, पटेल चेस्ट में बहुत सारी किताब दुकानें हैं। वहां एक अनिल जी मेरे को मिले। उन्होंने मेरे को देखा, मैं इतना दुबला पतला, फर्स्ट ईयर में 18-19 साल का था उस समय। तो वो बोले तुम आईएएस की किताब का क्या करोगे जी बच्चे? उन्होंने बोला तो नहीं मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे बारे में पूछा कौन क्लास में पढ़ते हो, क्या है कैसा है। तो बड़े खुश हुए। मैं वहां पे देखा जैसे जैसे किताब का नाम बताता गया, 5-5 सेकंड के अंदर अनिल जी मेरे को सारी किताब देते गए। उसके बाद उन्होंने आखिरी में वो जाने की, जब छत्तीसगढ़ का है तो बार बार किताब लेने तो आना, तो मोबाइल नंबर मुझे दिया, और किताब की जरूरत होगी मुझे फोन कर देना, मैं तुमको कुरियर कर दिया करूंगा, और जो भी नई किताब आएगी वो भी मैं बता दिया करूंगा, बीच बीच में मुझे फोन करते रहना। तो मैं फिर अनिल जी इस मेरे को किताब भेजा, जुड़ाव हुआ। आज तक उनसे बड़ा गहरा जुड़ाव है। अभी भी मेरे घर की कुछ समारोह में आज भी आते हैं। उनके बेटे को सिविल सर्विसेज के लिए मैंने गाइड किया, और उनका बेटा आईपीएस बन गया बाद में। तो ये सब चीजें हुई। तो ऐसे लोग, अब जब आप फिर वहां से मैं तैयारी करता रहा,
फिर मैं फाइनल ईयर में था तो परमानेंटली मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। बीच बीच में मैं दिल्ली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दौरान भी जाते रहता था। फिर परमानेंटली मैं दिल्ली फाइनल ईयर में था, जब था तब शिफ्ट हो गया। और मैंने फिर सीएस प्रिपरेशन पहले से ही कर रहा था, मैंने उसे दिल्ली के प्रोफेशनल तरीके से करना स्टार्ट किया। और आप यकीन मानिए कि मैं 12वीं का क्लास पास हुआ था 99 में, और 2004 के आईएएस एग्जाम में 12वीं के जस्ट 5 साल बाद पूरे देश में, कंट्री में वन ऑफ द यंगेस्ट एज में आईएएस में सेलेक्ट हो गया। तो बेसिकली ये जो जर्नी है, इससे मैं यही बताना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज मैं देना चाहता हूं कि हम लोग सोचते हैं कि भाई ये चीज नहीं हो सकता, वो चीज नहीं हो सकता, हमारे घर में गरीबी है, मेरे माता पिता के पास पैसा नहीं है, मैं तो गांव की स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं छोटे जगह का रहने वाला हूँ, मैं तो कस्बे में रहता हूँ, तो मैं कैसे आईएएस की परीक्षा पास करूंगा, कैसे मैं बड़े मैनेजमेंट में जाऊंगा, मैं कैसे आईआईटी, इस तरह के मन में हमारे विचार। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप में यकीन मानो, मैं आईएएस में सेलेक्ट हुआ, उसके बाद 13 साल की नौकरी, रायपुर का कलेक्टर, रायपुर का कमिश्नर लगभग 2 साल, दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहा, जांजगीर में कलेक्टर रहा, सरगुजा में सीओ रहा, उस समय सूरजपुर रहा जाती में। ये सारी चीज मैंने 13 साल तक किया हो सकता। 13 साल की जर्नी में मैंने आईएएस रहते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के लिए बहुत कुछ कर पाया। फिर मैंने लाइफ के एक फेज पे डिसीजन लिया कि ये स्पेस मेरे लिए कम पड़ रहा है, मुझे कुछ और बड़ा और कुछ अच्छा सोचकर कुछ अच्छा करना चाहिए। और राजनीति को हम लोग क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, बट मैंने डिसीजन लिया कि भाई लोकतंत्र का सबसे बड़ा फोर्स अगर कोई है तो पॉलिटिक्स है, तो उसका बाहर से रहकर आलोचना करते रहने के बजाय उसका हिस्सा बनकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस सोच के साथ मैं राजनीति में प्रवेश किया। तो मेरी जो लाइफ जर्नी है, इसके आधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि कठिनाइयों से हमारा रास्ता रुक जाता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। लाइफ में जब तक कठिनाइयां नहीं आती हैं, जब तक संकट नहीं आता है, जब तक परेशानियां नहीं आती हैं, तब तक हम मजबूत नहीं बनते। और जब तक हम मजबूत नहीं बनते, कठिनाइयों की लाइफ में पा सकते हैं। और बड़े सक्सेस के लिए लाइफ में बेहद जरूरी है कि हमारा लगातार सामना कठिनाइयों से हो, संघर्ष से हो, तभी हम मजबूत बनते हैं। चांदी का चम्मच लिया हुआ कोई बच्चा जो पैदा होता है, वो लाइफ में सक्सेस तो गेन कर सकता है, बड़ा सक्सेस जनरल गेन नहीं कर पाता है। बड़ा सक्सेस वही गेन पाता है जो लाइफ में हमेशा संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, उसी से वो सीखता है, होता है, उसी से वो कॉन्फिडेंस गेन करता है, तभी वो लाइफ में सक्सेस होता है। ये सबसे बड़ा Sorry to interrupt you, sir. Actually, your voice is breaking, sir. We are not getting your voice properly, sir. Maybe some internet issue from you, sir. So, sorry to interrupt you. सर वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए सर, वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। ओके ओके, अभी आवाज बेटर है क्या? या सर, गुड, बेटर सर, बेटर। तो बेसिकली मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो कठिनाइयां होती हैं, जो संघर्ष होते हैं, उससे आदमी मजबूत हो बनता है और ज्यादा बड़े सक्सेस के लिए अपने आप को तैयार कर पाता है। आनंद कुमार जी सुपर 30 के संस्थापक हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरे। तो उन पे एक मूवी बनी है सुपर 30, आप लोगों ने देखा होगा, ऋतिक रोशन जी ने उनका रोल प्ले किया। और इस मूवी के स्क्रिप्ट राइटर हैं संजीव दत्ता जी, ही इज आल्सो माय वेरी गुड फ्रेंड। संजीव दत्ता जी ने एक डायलॉग लिखा है जो ऋतिक रोशन से उन्होंने बोलवाया है, वो मैं सारे पेरेंट्स को और बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि वो बोलते हैं कि इन अमीरों ने हमारे रास्ते में बहुत गड्ढा बनाया, अब इन अमीरों ने अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाया और हमारे रास्ते में गड्ढा ही गड्ढा छोड़ दिए। यही वो गलती कर दिए कि हमको साला छलांग लगाना सिखा दिया। ये डायलॉग उन्होंने लिखा है संजीव दत्ता जी ने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में जितने गड्ढे आएंगे उतना ही हम छलांग लगाना सीख पाएंगे, और लाइफ में बड़े सक्सेस के लिए जब बड़ा छलांग लगाने की जरूरत पड़ेगी तब हम सफल होंगे।
तो इसलिए मैं सबसे पहला मैसेज यही देना चाहता हूं कि किसी की कोई समस्या हो तो उसकी अपनी कमजोरी ना समझें, उसे अपनी ताकत बनाएं और अपने आप को हमेशा मजबूत करें। लाइफ में बड़े सक्सेस अचीवर जो होता है वो मजबूत, कठिनाइयों के बीच ही मजबूत बन के अचीव कर पाता है। ये मैं एक मोटिवेशनल पार्ट के रूप में आप लोगों के सामने संक्षिप्त में रखा, क्योंकि इस सेशन में हमारे 2 स्पीकर और हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करना चाहूंगा। तो बस बेसिकली मैं ये बात, दूसरा एस्पेक्ट मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं कि देखिए, करियर के लिए अभी हमारे 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एज होता है जिसमें आपके लाइफ का पूरा डायरेक्शन तय होता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, जैसे धनंजय जी भी कह रहे थे, पाटीदार साहब भी कह रहे थे, कि हम जागरूकता नहीं रहती कि करियर प्लानिंग कैसे होना चाहिए। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है कि हम अपना करियर प्लान करें कि आने वाले 7-8 सालों में मुझे क्या करना है, क्योंकि 7-8 साल आपके लाइफ के अगर अच्छे तरह से आप सेव करते हैं तो आपका टेक ऑफ पॉइंट बहुत ऊपर होगा और आप टेक ऑफ कर जाएंगे। और अगर ये 7-8 साल, आने वाला 7-8 साल को अगर हमारे 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे अगर अच्छा यूज नहीं करते हैं तो उनका लाइफ फिर नीचे ही नीचे चलता रह जाएगा, वो टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है और करियर प्लानिंग का यही सबसे इंपॉर्टेंट एज है। जिसको अभी से तय कर ले मुझे ये करना है तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता उस चीज को करने से। मैं अपनी लाइफ में जो बताया उसमें जुनून का, कॉन्फिडेंस का, मोटिवेशन का, पॉजिटिव थिंकिंग का, पेशेंस का, वो सब का इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन इससे एक मैसेज मैंने और इसमें स्पष्ट रूप से मेरी लाइफ से आपको मिला होगा कि मैंने बहुत जल्दी अपना एम तय कर लिया था और उसके लिए मैं डेडिकेटेड वे में बहुत जल्दी तय करके आगे बढ़ता गया। तो ये जो अर्ली डिसीजन होता है और क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपके लक्ष्य में है क्या, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। कभी ये कभी वो कभी ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट करियर के ऑप्शन डेवलप करना, प्लान ए के साथ प्लान बी बनाना, प्लान बी के साथ प्लान सी बनाना, इससे डिफरेंट थिंग, लेकिन बार बार उसको नहीं बदलना है। तो सबसे पहले मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों को यही कहूंगा कि आप सबसे परफेक्ट एज ग्रुप में हैं। इस परफेक्ट एज ग्रुप में आप तय कर लें कि आपका प्लान ए क्या होगा। वो प्लान ए अगर कुछ थोड़ा बहुत मिसफायर करता है तो प्लान बी क्या होगा, प्लान बी थोड़ा बहुत होता है तो प्लान सी, मैक्सिमम प्लान सी तक आपको प्लान करने की जरूरत है। अभी से बच्चे को अगर सही ढंग से प्लान करके उस हिसाब से काम करे, सवाल ही नहीं है कि वो अनसक्सेस होगा। और अगर वो अनसक्सेस होता है तो लाइफ में और बड़ा सक्सेस अचीव करेगा, जिसको इतना क्लियरिटी ऑफ माइंड है। तो क्लियरिटी ऑफ माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको क्लियर होना चाहिए, लाइफ का फंडा क्लियर होना चाहिए कि आप लाइफ से चाहते क्या है, और उससे ही सब कुछ तय होता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आने वाले 7-8 सालों के लिए आप प्लान कर लें कि मेरा प्लान ये है तो इसमें प्लान बी ये रहेगा, प्लान सी ये रहेगा। इस तरह की क्लियरिटी आप ले आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरा चीज, आईएएस, पीएससी, सिविल सर्विसेज, इस तरह की जो चीजें करना चाह रहे होंगे उनके लिए कभी अलग से भी सेमिनार कर सकते हैं, आधा 1 घंटे का लगभग समय का, और उसमें अलग से हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि उनको क्या क्या एग्जैक्टली अभी से करना चाहिए, क्या क्या चीज 12वीं के बाद करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेके अभी से चलना चाहिए। इन सब चीजों को डिस्कस कर सकते हैं इन डिटेल। एक आध सेमिनार और कर सकते हैं सिविल सर्विसेज पर फोकस। पर मैं अभी 5 चीज आपको बोलना चाह रहा हूं, अगर किसी को सिविल सर्विसेज करना हो, आईएएस के बारे में कोई सोचता हो, तो 5 चीज पर फोकस कर सकता है। 5 मैं मूल चीज मानता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी आईएएस में देखा। मैं 88 आईएएस का मेरा बैच था जिनके साथ मैंने 2 साल की ट्रेनिंग की है, सबको करीब से मैंने देखा। इसके अलावा लबासना मसूरी एकेडमी में जहां मुझे कभी घुसने नहीं दिया गया था, मेरे दंतेवाड़ा में जो प्रोजेक्ट थे, एजुकेशनल इनोवेशंस थे, उसके कारण 9 साल तक मसूरी एकेडमी ने मुझे स्पीकर के रूप में इनवाइट किया एक मॉडल प्रोजेक्ट के लिए, और मैं करीब 1,500 आईएएस लोगों से इंटरेक्शन किया हूं मसूरी में 9 सालों में। तो इतने सारे आईएएस लोगों से मिलने के बाद मेरा जो कंक्लूजन रहा है कि कोई 2nd डिवीजन भी रहता है स्कूल कॉलेज में, वो भी आईएएस क्लियर कर लेता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, और कई लोग होते हैं जो जीवन भर टॉपर रहते हैं स्कूल एकेडमिक्स वगैरह में, लेकिन आईएएस में बहुत बुरी तरह से पिछड़ जाते हैं। तो इस डिफरेंस को मैंने एनालाइज करने की हमेशा कोशिश की कि आखिर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ऐसे होता है। तो मैं 5 फैक्टर अपने लाइफ में आइडेंटिफाई किया हूं। इन 5 फैक्टर्स को बताना चाहूंगा। पहला, लैंग्वेज।
आपके पास लैंग्वेज की बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, जो भी आपका मीडियम हो, उस पर बहुत ही ज्यादा अच्छी कमांड होनी चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, हर चीज के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन को लेके क्या हो रहा है, एजुकेशन को लेके क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर को लेके क्या हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटी को लेकर क्या हो रहा है, किसान की प्रॉब्लम क्या है, यूथ की प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या है, इन सब चीजों के बारे में एक जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। तीसरा चीज मैं बोलता हूँ राइटिंग स्किल, जो भी आप सोचते हो उसको जल्दी और बहुत ही क्लियरिटी के साथ अच्छे लैंग्वेज में आप लिख सकें, राइटिंग स्किल मैं थर्ड फैक्टर बोलता हूँ। चौथा चीज मैं बोलता हूँ स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की का जो आर्ट है वो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और पांचवा मैं बोलता हूँ राइटिंग स्पीड, बहुत तेज लिखने की स्पीड होनी चाहिए। ये 5 फैक्टर अगर आपके साथ हैं तो आप जीवन भर सेकंड डिवीजन भी आ रहे हो लेकिन आप आईएएस एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे रितेश चौहान जो जगह सर का आई थिंक कनेक्शन प्रॉब्लम, इंटरनेट कनेक्शन लगता है, इंटरनेट कनेक्शन लगता है सर का ब्रेक हो गया है। एक मिनट, हम कांटेक्ट करने को कोशिश करते हैं। अभी से एक चीज है, वो है न्यूज़पेपर पढ़ना। डीडी न्यूज को आप सुनवाना चालू कर दें। अभी से 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं वो अगर क्लियरिटी ऑफ माइंड आईएएस करने का आदत में आप डाल दें और 12th क्लास के बाद क्या है वो डिटेल में अपन कर सकते हैं, उसको बाद में एक आध सेमिनार कर लेंगे। बट ये 2 चीज आप इमीडिएटली चालू कर सकते हैं किसी भी चीज कि 21st सेंचुरी का जो इंडिया है और जो होने वाला है इट्स टोटली डिफरेंट। एक इमर्जिंग इंडिया है, एक न्यू इंडिया है, और इसमें अगर चलिए आज दुनिया के या अमेरिका के आप टॉप मोस्ट 100 रिचेस्ट लोगों की आप लिस्ट बना लीजिए, से बड़े उद्योगपति रहे हैं, तब वो ऐसा तो नहीं मिलेगा, ऐसा आपको कभी नहीं होगा। आपको मिलेगा कि टॉप 100 जो रिचेस्ट लोग हैं उसमें मैक्सिमम आपको मिलेंगे जिन्होंने नॉलेज बेस्ड कुछ इनोवेशन किया और उसके आधार पे वो सबसे आगे बढ़ गए, उसका बिजनेस मॉडल चल गया। तो इस तरह से नए नए अपॉर्चुनिटीज, नई नई चीजें पैदा होंगी, नए इंटरप्रेन्योर बनेंगे, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी जो नॉलेज बेस्ड होंगी। ऐसा नहीं कि बहुत पैसा है तभी वो बिजनेस को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में इतने एग्जाम्पल का या इसी के बिजनेस मॉडल को आप देख सकते हैं कि कितना तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। एक लड़का जीरोधा खोल के, एक लड़का नजारा खोल के आगे बढ़ जा रहा है। मेरे साथ बना, एम्स का डॉक्टर था, एम्स में उसने एमबीबीएस पढ़ाई करी एम्स दिल्ली से, उसके बाद आईएएस बना फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आईएएस फर्स्ट अटेम्प्ट में बनने के बाद 2 साल आईएएस की नौकरी करके छोड़ दिया और उसने अनअकैडमी स्टैब्लिश किया। और अभी देखते होंगे अनअकैडमी 5 साल हुआ है, करीब 6 साल हुआ है उसको अनअकैडमी स्टार्ट किए, और 8000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है अनअकैडमी, 8000 करोड़ की कंपनी। तो इस अभी देखा होगा आप लोगों ने कि आईपीएल को भी स्पॉन्सर किया है उसने, आईपीएल को भी स्पॉन्सर किया है, और सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, सुनील गावस्कर, हर्ष भोगले, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये 6 साल के अंदर किया और 6000 करोड़ की कंपनी खड़ा किया। बैजूस को आप देखते होंगे। तो इस तरह के नए मॉडल्स डेवलप होंगे, उस डायरेक्शन में भी अपने बच्चों में
क्षेत्र में, प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। ओपी सर आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओपी सर आपकी आवाज जो है ना अभी ब्रेक हो रही है, अरे वो शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये सारी चीजें, नए नए करियर अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही, इन सब के बारे में सोचकर भी आप इनोवेटिव तरीके से सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और किसी को कंसल्ट करना होगा तो धनंजय जी के माध्यम से मुझे संपर्क भी कर 1-to-1 भी इंटरेक्शन, गांव जब भी आऊं मैं तो गांव में 1 घंटा मैं दे सकता हूं समय और अच्छे से बच्चे को बता दूंगा। तो कोई भी पेरेंट धनंजय जी से या जुगल जी से, जुगल किशोर जी से सरिया क्षेत्र के लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और वो उनको मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा और उनको 1 घंटे का पूरा समय दे करके मैं आज की सेमिनार के लिए, बच्चों के भविष्य बनाने के इस प्रयास के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।